गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाल जी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड की जो सेकंड यूनिट है मेटल इन बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें हम सीएफटी के बारे में पढ़ रहे थे। यानी सीएफटी में हमने पढ़ लिया था वास्तविक किस प्रकार सीएफटी है, वीवीडी की लिमिटेशन क्या है, उनकी कमी को दूर करने के लिए सीएफटी ने क्या योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है, उनकी ज्यामिति है, उनकी व्याख्या हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास में है टॉपिक है अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय संपूर्ण यौगिकों में चुंबकीय गुणधर्म या चुंबकीय आघूर्ण कैसे करते हैं उसको हम देखें। ये हमारे पास में 5 कक्षक हैं। हमारे पास में समभ्रंश डी कक्षक है, ठीक है। फिर लिगेंड की प्रेजेंस में ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों का विभाजन, इसका विभाजन 2 भागों में हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास में EC और ये हमारे पास में E2, ठीक है। ये टोटल हमारे पास में क्या है, बैको कह देंगे या 10 dq है। ये प्लस 0.6 और माइनस 0.4। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में हमारे पास में विभाजन है, ये जस्ट क्या होता है, इसका विपरीत होता है। अब बात करें हम, पहला है अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है n बराबर, यानी कि म्यू बराबर √n+2 भौर मैग्नेट्रॉन। n बराबर है डी कक्षक में उपस्थित एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। E2C और हमारे पास में E तो सब है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब देखो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण याद करने के लिए हमें एक सारणी याद करनी है, n का मान और चुंबकीय आघूर्ण इसमें है भौर मैग्नेट्रॉन में। n का मान 0 हो तो ये मान भी कितना होगा 0, n का मान 1 हो 1.7
3.87, n का मान 4.89, n का मान 5 हो सकता है मैक्सिमम, तो 5.9। ठीक है। अब देखो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। हम इस प्रकार एक का निकालना भी आ जाएगा और बाकी सभी का निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में D1 विन्यास है। D1 विन्यास हमारे पास में नीचे हमारे पास में क्या होगा T2C, ऊपर हमारे पास में EC, T2C में 3 कक्षक और इसमें हमारे पास में 2 कक्षक। एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास में विन्यास ये कभी परवल हो चाहे ध्रुवल हो। ठीक है। अब T2C हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, n का मान कितना हमारे पास में 1 है, n बराबर n का मान 1 है, इसका मान कितना होगा 1.73 भौर मैग्नीट्यूड। यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा म्यू बराबर 1 और 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.73। ठीक है। फिर हमारे पास में D2 हो, परवल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में D2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, T2C में 2 इलेक्ट्रॉन, EC में 0 इलेक्ट्रॉन। n का मान 2 होगा तो क्या होगा पास में 2.85 भौर मैग्नेटॉन डायरेक्ट आंसर दे देंगे। D का मान 3 हो तो T2C EC। ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार। n का मान 3 है तो 3.87 भौर मैग्नेटॉन। D4 विन्यास होगा T2C EC, परवल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में होगा तो परवल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4। अब इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, यानी n का मान क्या है d कक्षक में उपस्थित एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एलिमेंट है, तो n का मान कितना होगा 2 है तो 2 का मान रखेंगे 2.85 भौर मैग्नेटॉन। D5 लेंगे, D5 में परवल लिगेंड क्षेत्र है हमारे पास में 1 2 3 4 और 5, n का मान कितना है 1 है, मान कितना होगा 1.73 भौर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास में T2C ये EC। D6 होगा, D6 में विन्यास करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ पे n का मान कितना है 0 है, ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत अवस्था में है तो 0 भौर मैग्नेटॉन। D6 D7 लेंगे T2C EC और यहाँ हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में एलिमेंट है 1.73 भौर मैग्नेटॉन। यानी कि हम इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, यानी अगर इस प्रकार D8 का D9 का ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। D8 का ज्ञात करें T2C EC और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस 8 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होंगे तो 2.85 भौर मैग्नेटॉन। यानी कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में जो चुंबकीय गुणधर्म है वो डिपेंड करता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों पर। यानी कि अगर d कक्षक में एक या एक से अधिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह आयन कैसा होगा अणुचुंबकीय होगा और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कभी भी शून्य नहीं होगा और वो कैसा होगा रंगीन होगा, कलरफुल होगा। अगर किसी संकुल यौगिक के d कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें एलिमेंट न हो, ऐसी कंडीशन में वो होगा प्रतिचुंबकीय, और जो भी प्रतिचुंबकीय होगा वो कैसा होगा रंगहीन होगा और जहां पे बहुत पाएगा शून्य आएगा। ठीक है। इस प्रकार हम D9 के भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार
ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें हमारे को दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अब इसका हम चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे तो 4-5 से देखेंगे, उस प्रकार का लिखेंगे। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। अब देखो हमारे पास में कोई अष्टफल के संकुल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, अष्टफल के संकुल की बात कर रहे हैं। अष्टफल के संकुल के अंदर ध्रुव लिगैंड क्षेत्र होता है, तो D1, D2 और D3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें वो खास डिफरेंट नहीं होता। यानी कि हमारे पास में T2 कक्षक, ये हमारे पास में एक ही कक्षक है, T2C में 3 कक्षक है, PC में 2 कक्षक है। D1 में हमारे पास में ध्रुव क्षेत्र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पहले T2C में और फिर PC में। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? एक है 1.73 और मैग्नेटो। और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम है कि म्यू बराबर √n+2 और मैग्नेटो। म्यू बराबर √n+2। n का मतलब क्या है? d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। D2 की बात करें, T2C और PC, यहाँ हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास में 2.85 और मैग्नेटो। हमें ये सारे साथ याद रखना। n का मान 0 से लेकर 5 के मध्य होगा। n का मान 0 से 5 के मध्य होगा, यानी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान इस वाले फॉर्मूले से म्यू बराबर √n+2 और मैग्नेटोन है। इसमें n की वैल्यू हम 0 देंगे तो 5 बनाएगा 0 आएगा, 1 रखेंगे 1.73 आएगा, 2 रखेंगे 2.85 लगभग माना जाएगा, 3.87, 4.89, 5.91। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरी विन्यास है, वही हमारे पास में T2C PC है। अब इसमें हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। ठीक है, तो 3 के लिए हमारे पास मान कितना होगा? 3.87 और मैग्नेटो। ठीक है, इसी प्रकार D4 विन्यास होगा। अब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित न होके और कहां चला जाएगा? PG कक्षक में। और 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए मान कितना होगा? 4.89 और मैग्नेटोन। फिर D5 में T2C और PC, और इसमें हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास में मान 5.91 और मैग्नेटोन। इस वाले फॉर्मूले में n मान कर देंगे 5 देंगे तो हमारे पास में 5.91 मान आ जाएगा। फिर D6 है, T2C PC। D6 का मान लेंगे, D में हम 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4 होगी। मान कितना होगा? 4.89 और मैग्नेटोन। ठीक है, फिर D7 है, T2C PC। अब D7 में 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारे पास में n का मान कितना है? 3
इलेक्ट्रॉन। फिर D8 विन्यास हो, D8 विन्यास में पास में D8 विन्यास करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में n का मान कितना है 2 है, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना हमारे पास में 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 5 n बराबर 4 n बराबर 3 और यहाँ पे n का मान कितना हमारे पास में 2, तो मान कितना होगा 2.85 मोल मैग्नेट्रॉन। फिर D9 है T2C और P3 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास में एलिमेंट है 1.73 और मैग्नेट्रॉन। D10 वाला होगा, D10 वाले के पास में दोनों कक्षक जो T2C है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। n का मान वहां पे 0 और वहां पे हमारे पास में 0 वोल्ट मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार हम अष्टफलकीय संपूर्ण युग्मों में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दुर्बल क्षेत्र गेट, प्रबल क्षेत्र गेट, उसके अंदर हमारे पास में डी कक्षक है। डी कक्षक में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके आधार पर हम उनके चुंबकीय गुणधर्मों की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में ये वाली जो एनर्जी है ये एनर्जी अधिक होती है प्रबल क्षेत्र गेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे हो जाता है। जब हमारे पास में ये वाला डिफरेंट कम होता है दुर्बल क्षेत्र गेट की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित न होके पट्टी के यहाँ पे 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम चतुष्फलकीय संपूर्ण युग्मों के अंदर चुंबकीय गुणधर्म की व्याख्या करें तो वहां पे क्या होता है हमारे पास में इसका जो हमारे पास में ये वाला विपाटन है जस्ट विपरीत होता है। ये 3 कक्षक ऊपर और 2 कक्षक नीचे आ जाते हैं, इनको हम P2 कहते हैं, इनको क्या कहते हैं P कहते हैं। यानी कि थोड़ा सा इतना चेंज करना है और टेट्रा हेड्रा। देखिए इनकी प्रेजेंस में चतुष्फलकीय संपूर्ण युग्मों में डी का विभाजन है तो क्या हो जाएगा 3 कक्षक ऊपर चले जाएंगे, 3 कक्षक ऊपर और 2 कक्षक यहाँ पे नीचे जाएंगे। इनका नाम क्या होगा P, इनका नाम क्या होगा P2। इन्हें कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर और यहाँ कक्षक नाम लिखते हैं DXY, DYZ और DZX। यहाँ पे नाम क्या होगा DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास में कक्षक है निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब हमारे पास में जो ये वाली वैल्यू है T2 वाली है माइनस 0.4 डेल्टा माइनस 0.6 डेल्टा हो जाएगी। ठीक है, इसका मान रखने के लिए बहुत सारे पॉइंट वाला और ये वाली वैल्यू चेंज करके इसमें प्रबल क्षेत्र टोटल क्षेत्र के लिए इनका विन्यास में एक बार देखेंगे। दुर्बल क्षेत्र गेट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है हमारे पास में चतुष्फलकीय संपूर्ण। किसका है चतुष्फलकीय संपूर्ण लेना है। D1 विन्यास होगा हमारे पास में क्या होगा नीचे वाले पास में कक्षक कौन सा होगा E और E में हमारे पास में 2 कक्षक, इसमें यहाँ पे 3 कक्षक, इनका नाम E, इनका नाम T2। एक इलेक्ट्रॉन होगा इसको यहाँ पे n का मान 1 है, n बराबर 1 तो मान कितना है पास में 1.73 और मैग्नेट्रॉन। फिर हमारे पास में n का मान 2 हो, n का मान 2 ले तो इसमें हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n बराबर 2 2.85 और
फिर 3 होगा तो हमारे पास में तीसरे को ऊपर चला जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, इस प्रकार हम इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते रहेंगे। 3 है तो 2 और तीसरा यहाँ चला जाएगा n बराबर 3 तो 3.87 वोल्ट मैग्नेट्रोन। 4 होगा तो 4 में कर देंगे, ये हमारे पास में E और ये हमारे पास में 3 को 4 1 2 3 और 1 4 और 4 हमारे पास में कितना रहेगा 4.89 वोल्ट मैग्नेट्रोन। फिर 5 फिर 6 इस प्रकार चलता रहेगा, यानी कि हम इस प्रकार से लेगा चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों। ठीक है, अब देखो हमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, म्यू बराबर अंडर n और n प्लस 2 हो मैग्नेट्रोन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ में हमारी ये वाली सारणी याद होनी चाहिए, तो ये वाली सारणी है, इसका मान याद होना चाहिए। n का मान 0 तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0 हो जाएगा, n का मान 1 यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी 1.73 हो जाएगा। n का मान 2 होगा 2.85, n का मान 3 3.87, n का मान 4 4.89, n का मान 5 तो 5.91 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्गाकार। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में CFS किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं वो देखेंगे। यानी कि हमारे पास में इस यूनिट में 3 प्रकार की ज्यामितियां हैं जिनमें हम CFS की गणना कर सकते हैं। पहला हमारे पास में टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल और तीसरा हमारे पास में स्क्वायर पाइरामिडल या वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय है। ठीक है, अब इसमें देखो वर्गाकार समतलीय क्या होता है। देखो अष्टफलकीय संकुल के अंदर हमारे पास में सामान्य संख्या 6 होती है, यानी हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, अष्टफलकीय संकुल यौगिक की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आयन की ओर 6 लिगेंड अक्षों के सहारे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास में जो अष्टफलकीय संरचना होती है ये मेटल है और इसमें 3 अक्ष हैं। ठीक है, अब लिगेंड इन अक्षों के सहारे आता है। ठीक है, अक्षों के सहारे आने पर अक्षों के सहारे आता है। हमारे पास में 3 अक्ष है x, y और z। ठीक है, और तीनों अक्षों में प्रत्येक अक्ष x अक्ष है, फिर y और फिर z। सभी अक्षों के पास में कितने 2 बार है। तो हमारे पास जो z अक्ष है, यदि हमारे पास में जो z अक्ष है, अगर जो आने वाला लिगेंड है वो z अक्ष से नहीं आता, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन और z अक्षों के मध्य अति व्यापक नहीं होता। सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन और z अक्ष के मध्य अति व्यापक नहीं होता। यानी कि हमारे पास में जो z अक्ष है उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग न लें। ठीक है, यानी कि हमारे पास में लिगेंड है वो z अक्ष के सहारे नहीं आए, ओनली x और y अक्ष के सहारे आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास में जो 5 कार्बन है dxy, dyz, dzx, 3 को ये है और फिर dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनको हम कहते हैं डिफ्यूजिव, इनको हम कहते हैं इजी। ठीक है, अगर इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो z वाले अक्ष हैं, यानी हमारे पास में जो z वाले हैं, इनकी प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान
बहुत कम हो जाएगा और प्रतिकत ऊर्जा का मान कम होने के कारण यहाँ पे जो भी एक्स वाई है, एक्स और वाई के ऐसे सारे लिगेंड आ रहा है, यहाँ पे पर्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास ये वाला कर्सर है, ये तो कर्सर हो जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर T2G का दो भागों में डिवाइडेशन हो जाएगा। दो मकसद ये जिनमें जेड जेड है ये निम्न ऊर्जा के और ये वाले मकसद हैं वो उच्च ऊर्जा के हो सकते हैं। और फिर हमारे पास में यहाँ भी दो मकसद हैं dz² और dx²y²। तो यहाँ जो dz² है ये निम्न ऊर्जा स्तर और ये वाला हमारे पास में उच्च ऊर्जा स्तर के मकसद का निर्माण करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अष्टफलकीय संकुल के अंदर जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन की और अक्षों के सहारे बढ़ते हैं, यानी कि तीन प्रकार के अक्ष होते हैं एक्स, वाई और जेड, और फिर अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करते हैं जहाँ पे डी कक्षों का विभाजन दो भागों में जाता है, T2G और EC में। चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर हमारे पास में जो अक्षर के साधन को मध्य से आते हैं वहाँ अपने पास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं वर्ग समतल कैसे बढ़ता है। हमारे पास में तीन अक्ष हैं एक्स, वाई और जेड। यदि हमारे पास में जो लिगेंड है वो जेड अक्ष के सहारे न आए, यानी कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन और जो जेड अक्ष है उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य अति व्यापन नहीं हो, यानी बॉन्डिंग में भाग न लें, उस कंडीशन में हमारे पास BsP2 संकृत कक्षों का निर्माण होता है। तो संकृत कौन सा होता है, BsP2, जिसकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय। फिर इस कंडीशन में हमारे पास में जो x है यानी x अक्ष जो भी हमारे पास में देखो dxy, dyz और dzx, इन दोनों में जो z है वो हमारे पास में क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इनमें रिप्रेजेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास में कुछ ऊर्जा के ये निम्न ऊर्जा, यानी हमारे पास में जो अष्टफलकीय संकुल के अंदर T2G EC यानी 5% है, दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं, वो T2G EC आगे चल के और उनका डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम देखिए सबसे पहले पास में 5 सम ब्रंज डी कर सकते हैं। जब तक इनके संबंध को लिगेंड नहीं आता है dxy, dyz, dzx, dx²y² और dz²। आगे मेरे पास में ये अक्सर किसी लिगेंड के संपर्क में आ जाते हैं। लिगेंड की प्रेजेंस में OH ऑक्टाहेड्रल संकुलों के सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है, ये 5% वही है। अब इनका विभाजन है इस प्रकार होगा, दो कक्षक यहाँ पे और 3 कक्षक यहाँ, और ये हमारे पास में इसकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। इनका नाम क्या है, EC, इनका नाम क्या है, T2G। तो T2G वाले हैं जिन्हें कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, इन्हें हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। ये 3 कक्षक कौन से हैं, dxy, dyz और dzx, ठीक है। ये हमारे पास में dx² y² और dz²। अब देखो हमारे पास में अष्टफल के संकुल में ये हो गए, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास में विभाजन हो गया, लेकिन वर्गाकार समतली में क्या होगा, हमारे पास में इनका विभाजन भी दो भागों में हो जाएगा। और यहाँ पे जो z वाले हैं, यहाँ देखो dzx और dyz, dyz,
डी जेड एक्स, और यहाँ पे कौन सा आएगा डी एक्स वाई। ये हमारे पास में कुछ ऊर्जा का, कुछ ऊर्जा इसका और ये इसका निम्न ऊर्जा इसका, और इसका भी डिवाइडेड हमारे पास में दो भागों में बनेगा, और इसमें कौन से भाग हमारे पास में, ये हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला हमारे पास में है डी जेड स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं वर्गाकार समतलीय संपूर्ण यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, अब आगे इसका डिवाइडेशन करें। इसको हम नाम देते हैं A1G, इसका नाम है B1G, इसका नाम हमारे पास में A2G, और इसका नाम हमारे पास में B2G। ठीक है, इसकी एनर्जी यहां पर होनी चाहिए और इनकी एनर्जी ये होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में वर्गाकार समतलीय संतुलित बढ़ते हैं, उनमें जो डी कक्षकों का विभाजन है वो उस पर डिपेंडिंग ये है कि हमारे पास में जो जेड अक्ष है, यानी कि उसमें जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर बढ़ते हैं, तो सेंट्रल मेटल आयन की ओर बढ़ने पर, सेंट्रल मेटल आयन की ओर बढ़ने पर वो जेड अक्ष के सहारे नहीं बढ़ते, और जेड अक्ष के सहारे नहीं बढ़ने से यानी जेड अक्ष और सेंट्रल मेटल आयन इनके मध्य ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी कि उनमें अतिव्यापन नहीं होता है। अतिव्यापन नहीं होने के कारण वहाँ पे रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो न्यून होगा, यानी कि वो निम्न ऊर्जा के कक्षक बनाएंगे। यानी डी कक्षक हैं जिनमें जेड पाया जाता है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिनको हम A2G कक्षक कह सकते हैं, और इनका नाम क्या है B2G, और हमारे पास में A1G और हमारे पास में B1G है। ठीक है, और हमारे पास में ये वाला डिफरेंट हम देखें, इन दोनों में डिफरेंट है, हमारे पास में -1 3, हमारे पास में 2 इसको हम 4 गुणे के साथ देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में वर्गाकार समतलीय जो कि संतुलित है उनका विपाटन इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे P2G इसी दो कक्षक बन रहे हैं, यहाँ पे 4 कक्षक बन गए हैं। जो हमारे पास में EGY है, EGY दो कक्षक है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसमें हमारे पास कौन सा है A1G और B1G, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है। इसमें हमारे पास में दो एलिमेंट्स हो गए हैं, तो दो कक्षक हैं वो A2G, और ये वाला जो हमारे पास में डी एक्स वाई वाला है वो B2G। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे पास में वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय यानी दो पढ़े डेल एसपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल एसपी में CFS की हम गणना करें, उसके लिए हमारे पास में CFS की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला आप लेते हैं, तो होगा -1/3 N1 और N1 A2G, यानी कि हम सबसे पहले ये वाला लेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में डबल चक्कर लिखेंगे, फिर इसमें भरेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरा जाएगा और उसके बाद में यहाँ भरा जाएगा। फिर हमारे पास में एनर्जी की बात करें तो हमारे पास में क्या आता है 2/3 एनर्जी बनेगी 2/3 N2 और 2/3 N2 B2G। फिर हमारे पास में -1/2 N3 और फिर A1G प्लस 1/2
वर्गाकार समतलीय संतुलित में CFSE की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में N1 N2 N3 और जो N4 है, N1 N2 N3 N4 है, इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले हमारे पास में इसकी एनर्जी, फिर हमने हमारे पास में कौन सा दिया है, V2 दिया है। देखो ये वाला लिया है, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास में क्या होगा, मेरे पास खत्म करने ये दोनों लिया है, इसकी एनर्जी हमारे पास में इससे ऊपर होगी तो प्लस में आ गया, फिर हमारे पास में इसकी एनर्जी लो होगी तो ये माइनस में लिया, फिर हमने ये किसी ले लिया है प्लस में ले लिया है। N1 N2 N3 और N4 इस प्रकार में इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब हम इसको एक बार और देखें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये जटिल भी है। वर्गाकार समतलीय संतुलित जो है, सबसे पहले मैंने जो अष्टकोणीय संतुलित भी है उनका विभाजन करना है, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, समभुज विकर्षण ले लिया। 5 कक्षा होते हैं dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2। लिगेंड की प्रेजेंस में हम उनका विभाजन करते हैं तो अष्टफल के समूह OX ऑक्टाहेड्रल, OH हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल, और जो ऑक्टाहेड्रल है उसको हम कहते हैं अष्टफल की है। ठीक है, अब लिगेंड की प्रेजेंस में पास में इनका विभाजन दो भागों में हो गया, T2C और EC। तीन कक्षा नीचे है, दो कक्षा ऊपर है। ठीक है, dxy dyz और dzx इन अक्षों की पालियां अक्षों के मध्य होता है और लिगेंड आता है अक्षों के सहारे। तो यहाँ पे रिपल्सन है, प्रति क्वेश्चन क्या होता है, इनका काम होता है तो हमारे पास में लो एनर्जी रिपल्सन बनाते हैं। इन रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है xy अक्ष पे, क्योंकि हमारे पास में अक्षों पे डिपेंड है, अक्षों पर पाई जाती है पालियां, और लिगेंड भी अक्षों के सहारे आता है। यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये कुछ ऊर्जा के कक्षा बना देते हैं जिनको हम इसी कहते हैं। अब क्या होगा हमारे पास में, ये 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर आती हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास में जो लिगेंड है वो z अक्ष के सहारे नहीं आए, z अक्ष हमारे पास में दो प्रकार का z z -z, ठीक है, उसके सहारे नहीं आएंगे तो हमारे पास में z अक्ष पे रिपल्सन के बराबर, z अक्ष हमारे पास में जो z अक्ष वाला है उसके और सेंट्रल मेटल आयन के मध्य रिपल्सन वो हमारे पास में अतिव्यापन ओवरलैपिंग वो नहीं होगा। ओवरलैपिंग नहीं होने पर हमारे पास में ये तीन फंक्शन है dxy dyz dzx, इन दोनों में z अक्ष पर जाता है तो ये हमारे पास में लो एनर्जी फंक्शन बनाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं A2Z। क्या कहते हैं A2Z, ठीक है, वो फंक्शन है A2 हो गया। फिर हमारे पास में एक फंक्शन है क्या, dxy, उसका नाम देते हैं B2Z, ये A2Z ये B2Z। फिर इसी में दो फंक्शन है dz2, इसमें पास में z है, ये हमारे पास में लो एनर्जी का, ये हाई एनर्जी का, इसका नाम हम A1G कर देंगे, इसका नाम हम B1G कर देंगे। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम वर्गाकार समतलीय संतुलित के अंदर CFSE की गणना कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी चतुष्फल की है और अष्टफल की है, संतुलित की है। जैसे मेरे पास में आता है कि D3 विन्यास के लिए और D3 विन्यास हमारे पास में कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में D3 विन्यास वाले जो डिफक्शन है उनके अंदर आपको डेल एसपी का मान क्या करना है, डेल एसपी की सीएफएसई की गणना करने के लिए D3 में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं और हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र हो सकता है और प्रबल क्षेत्र हो। अगर दुर्बल क्षेत्र होगा तो क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बदलेंगे, इसमें बदलेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन है उनके -1/3 गुणा n1
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गुणा 2 A2G, ठीक है। फिर हमारे पास में ये हमारे पास में A2G प्लस 2/3 N2, हमारे पास में N2 वाला है, इसका मान देना है 0 गुणा B2G माइनस 1/2, ठीक है, 2/3 N2 B2G हो गया। फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है B2G माइनस 1/2 N2 A2G, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसे को देखें और बनने के बाद में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालें, पहले हम ये ले लेते हैं, इसमें परवल से निकाल लेते हैं। परवल से परवल मैंने एक ही लिखा, B3 विन्यास के लिए परवल क्षेत्र लिखेंगे, परवल क्षेत्र लिखेंगे। अब परवल का मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। इसका मान डायरेक्ट क्या होगा? डेल SE CFSE बराबर बड़ा कोष्ठक माइनस के 1/3 गुणा N1 का मान कितना है हमें? 3 A2C 2/3 गुणा 0 माइनस 1/2 गुणा 0 1/2 गुणा 0 डेल SE, इन सब का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डेल SE बराबर 3 से 3 कैंसिल -1 गुणा -1 डेल SE, ठीक है। अगर 4 होंगे तो हम यहाँ 4 कर देंगे, हमारे पास में 4/3 और 4 में 3 का मान मिलेंगे, तो माइनस में 4/3 का मान इस प्रकार निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम वर्गाकार समतलीय संकुल युग्मों में CFS की गणना कर सकते हैं। परीक्षा में इसलिए मैथमेटिक्स पूछता है हमारे पास में कि वर्गाकार समतलीय में, अष्टफलकीय में और हमारे पास में टेट्राहेड्रल है, इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? हमारे पास में समझने के लिए डेल SP ग्रेटर देन डेल O और डेल T, ये हमारे पास में इमेज कैपेसिटी की जो कर्व है वो सबसे अधिक किसमें होता है? हमारे पास में डेल SP में होता है, फिर डेल O में होता है, डेल T में। यहाँ हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करें ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम वर्गाकार समतलीय संपूर्ण यौगिकों के CFS की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है CFS, ये पूरी सारी पढ़ाई के पास काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोई आपके पास कोई नहीं है विन्यास का, उसको कमेंट से लिख देना, उसका आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट है CFS को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे पास में CFS एनर्जी है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? CFS क्रिस्टल क्षेत्र स्ट्राइक एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मुख्य कारक कौन से हैं? पहला है केंद्रीय धातु आयन का आवेश, पहला फैक्टर ये है। और यानी कि सेंटर मेटल आयन पर हमारे पास जो आवेश है उसकी क्या वैल्यू होती है? दूसरा है संक्रमण श्रृंखला, यानी कि हमारे पास में संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं? हमारे पास में डिस्कशन करते हैं 3D 4D 5D स्टडी करती है, उसमें क्या भूमिका है? फिर हमारे पास में तीसरा है लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति। चौथा है लिगेंड का आकार, लिगेंड का
ये 5 कारक हैं जिनको हम डिटेल से करेंगे। परीक्षा में इसमें बहुत बार आया हुआ है कि CFSE को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनको डिटेल से समझाइए। ठीक है, तो पहला कारक हम देखते हैं। पहला है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश। सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश प्रेजेंट होगा तो CFSE की क्या होगी? सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश प्रोपोर्शनल CFSE। सेंट्रल मेटल आयन पर जितना अधिक आवेश होगा, सेंट्रल मेटल आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उस संकुल के लिए CFSE का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश अधिक होने पर वह लिगेंडों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। अब लिगेंडों को प्रबलता से आकर्षित करेगा तो वहां पे सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों हैं, उनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। और प्रतिकर्षण अधिकतम होगा तो वहां पे CFSE का मान भी क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल आयन पर जितना अधिक आवेश होता है तो CFSE का मान उतना ही अधिकतम होता है। क्यों होता है? दोबारा देखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। आकार छोटा होगा तो वह लिगेंड को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करेगा, और प्रबलता से आकर्षित करने पर जो हमारे पास में डीकर्षण है उनमें रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। उनमें विपाटन क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा। और विपाटन क्षेत्र ज्यादा होगा तो वहां पे CFSE का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन में जो आवेश होता है वो CFSE के समानुपाती होता है। सेंट्रल मेटल आयन का आवेश हमारे पास में क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी क्या होगी? अधिकतम होगी। दूसरा है हमारे पास में संक्रमण श्रृंखला, ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 प्रकार की होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, अब 6D हमारे पास में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो 6D के जो एलिमेंट्स हैं, 6D एलिमेंट्स हैं वो संकुल निर्माण नहीं करते हैं, 3D, 4D और 5D के ही करते हैं। अब देखिए हमारे पास संक्रमण श्रृंखला, यानी कि हम बात करें ट्रांजिशन सीरीज 3 प्रकार की होती है, 3D, 4D और 5D। अब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आकार बढ़ता है। आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि हमारे पास में n का मान बढ़ेगा, पास में क्या होगी? आकार में वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होने पर ये क्या करती है? यानी हमारे पास 3D, 4D, 5D इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लिगेंड के संपर्क में आता है। लिगेंड को आने के लिए पक्षी हमारे पास में अक्ष प्रदान करता है। यानी हमारे पास में 3D, 4D और 5D हमारे पास में आकार का क्रम है। आकार बड़ा होगा तो क्या होगा? हमारे पास में आकार बड़ा होने पर लिगेंड को आने के लिए जो रास्ता है वो भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, हमारे पास रास्ता अधिकतम होगा, हमारे पास क्या होगा? रिपल्सन है वो भी क्या होगा? अधिकतम होगा। और रिपल्सन अधिकतम होने के कारण हमारे पास जो CFSE का मान है, CFSE है वो क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि 3D, 4D, 5D तीनों श्रेणी की बात करें तो 5D श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें CFSE क्या होगी? अधिकतम होगी। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, उसका कारण क्या है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर n के मान में वृद्धि होती है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर वहां पे आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। वहां पे हमारे पास Z इफेक्ट है वो आकार के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारे पास कम होगा तो हमारे पास क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो वह लिगेंड के संपर्क में आने के लिए अधिक स्थान
या अधिक स्पेस उपलब्ध होगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो लिगेंड है वो आसानी से क्या करेगा, वो रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करने से वहां पे CFSE है, इसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति, अब देखो लिगेंड हमारे पास में, तो लिगेंड है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में सिग्मा व पाई हो, दो प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। जब सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल आयन अपने लोन पे डोनेट करता है, उस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और फिर हमारे पास में बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन सिद्धांत, पश्च बंधन सिद्धांत के पास में जब डबल बॉन्ड बनता है, यानी वे लिगेंड तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक तो वे लिगेंड हो गए, दूसरे वे लिगेंड जो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वे लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल आयन के मध्य वहां पे जो रिपल्सन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वे लिगेंड यानी कि हमने लिगेंड को दो भागों में डिवाइड किया है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अधिकांश वे लिगेंड आते हैं उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में सिग्मा बॉन्ड के साथ में पाई बॉन्ड भी बना सके। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं, उस कंडीशन में वहां पे रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है, और प्रतिकर्षण ज्यादा होने से वहां पे जो CFSE है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास देखो I माइनस, फिर हमारे पास में Br माइनस आयोसाइड और Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, और फिर हमारे पास में H2, फिर NH3, फिर PDD और फिर SO3 माइनस 2, और फिर हमारे पास में D5 और NO2 माइनस, Cn माइनस और कार्बन। ये हमारे पास में लिगेंड है। ठीक है, अब फिर लिगेंडों के अंदर हमारे पास में CFSE का बढ़ता क्रम है, यानी कि हमारे पास में दो लिगेंड हो, यानी कि हमारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन हो, इन दोनों में किसमें CFSE का मान ज्यादा होगा, कार्बोनिल में होगा। तो ये हमारे पास में कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल के पास में दोनों प्रकार के सिग्मा व पाई बॉन्डिंग है, वो क्या होगी, अधिकतम होगी। और सिग्मा और पाई बॉन्डिंग है वो अधिकतम होने से क्या होगा, हमारे पास में जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो प्रकार की बॉन्डिंग कर सकता है, एक बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड, एक बनाता है पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास कोई लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना सकता है, तो वह लिगेंड यानी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी निकलसन है, वो क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, साथ में हमारे पास में I माइनस केवल सेंट्रल मेटल आयन के साथ में केवल क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, यानी कि I माइनस की बात करें और हम CO की बात करें, I माइनस कैसा होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, क्योंकि यह सेंट्रल मेटल आयन के साथ में केवल सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, ये हमारे पास में लिगेंड की प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है लिगेंड का आकार। अब हमारे पास में लिगेंड का आकार है, यानी कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन की ओर अक्षों के सहारे बढ़ता है। अगर लिगेंड का आकार बड़ा होगा, लिगेंड का आकार बड़ा होगा तो वह सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो रिपल्सन है वो क्या होगा, कम होगा, और रिपल्सन कम होने के
फोर एक हम बात करेंगे हमारे पास में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयरन, ये 4 लिगेंड हैं और चारों हमारे पास में कैसे हैं, बिना बेसिक लिगेंड है। ठीक है, अब चारों की बात करें, आकार की बात करें, हमारे पास में इसका आकार है सर्वाधिक है, फिर Br माइनस का है और फिर Cl माइनस का है और सबसे छोटा कार्य किसका है, I माइनस का है। ठीक है, अभी चारों लिगेंड हमारे पास में आकार बड़ा होगा, फिर सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन के अक्षों के सारे आएंगे, इनका आकार बड़ा होगा तो वहां पे प्रतिकर्षण का मान कम होगा और प्रतिकर्षण का मान कम होगा तो वहां पे उस कंडीशन में CFS का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लिगेंड का जो आकार है, लिगेंड का आकार यानी हमारे पास में ऋणावेशित हो या धनावेशित हो, हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, ये चारों ऋणावेशित लिगेंड हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने पर अब देखो हमारे पास में क्या होगा, जब हमारे पास में डी कक्षक का विपाटन होता है, डी कक्षकों का विपाटन होता है, उस स्थिति में क्या होता है, जो लिगेंड है वो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर बढ़ता है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास में लिगेंड का आकार बड़ा होगा, लिगेंड का आकार बड़ा होने के कारण वह सेंट्रल मेटल आयन के साथ में प्रबलता से विकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं कर पाता है और प्रतिकर्षण का मान कम होगा और जहां भी प्रतिकर्षण कम होता है वहां पे CFS का मान क्या होता है, निम्नतम होता है। अब आप कह सकते हैं लिगेंड का आकार बड़ा होगा, लिगेंड का आकार साइज ऑफ लिगेंड प्रोपोर्शनल 1/CFS, यानी कि लिगेंड का आकार बड़ा होने पर CFS का मान क्या होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति हमारे पास में संकुल की ज्यामिति 3 प्रकार की हो सकती है, अष्टफल की है, चतुष्फल की है और वर्गाकार समतली है। संकुल की ज्यामिति की बात करें, संकुल की ज्यामिति की बात करें हमारे पास में 3 प्रकार के संकुल हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब तीनों की बात करें पास में डायल हो, यह पास में अष्टफल के संकुल के लिए है, डायल भी ये चतुष्फल के लिए है और डायल ऐसे यह पास में स्क्वायर प्लेनर ये वर्गाकार समतली के लिए है। ठीक है, अब संकुल की ज्यामिति हमारे पास में देखो तो डायल ऐसे वाला है, वहां पे रिपल्सन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इस वाले संकुल में रिपल्सन क्या होता है, सर्वाधिक होता है और जहां पे रिपल्सन सर्वाधिक होगा यानी कि CFS का घटता क्रम, CFS का घटता क्रम देखें तो हमारे पास में डायल एस का मान सर्वाधिक होगा, इसके बाद में डायल हो और सबसे कम किसका होगा, डायल डी का, यानी कि वर्गाकार समतली है, अष्टफल की है और चतुष्फल की है, यह पास में CFS का मान होगा। ये पांचों कारक हमारे पास में CFS को रखने वाले कारक सेंट्रल मेटल आयन का आवेश, संकरण श्रृंखला 3D45, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड दो प्रकार का हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड दोनों का वाला और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बड़ा होगा तो कैसा होगा, दुर्बल प्रकृति का होगा। लिगेंड की साइज की बात करें, लिगेंड की साइज बड़ी होगी तो वहां पे CFS की होगी कम होगी। संकुल की ज्यामिति संकुल की प्रकार हो सकते हैं हमारे पास में, हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं, यानी कि वर्गाकार समतलीय है, अष्टफल की है और चतुष्फल की है। इन तीनों के अंदर जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा इसमें होता है, इसमें होता है, फिर यहाँ पे होता है और सबसे कम इसमें होता है। यह पास में CFS हो गया। आज के प्रोग्राम में धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे पास में CFT की क्या क्या लिमिटेशन है, CFT और VVT में क्या क्या डिफरेंट है, उन दोनों में क्या अंतर है, CFT को किस प्रकार जो कमियां हैं
वो कमियाँ बढ़ेंगी और CFT के जो एप्लीकेशन है अनुप्रयोग है उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।